अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पाट की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और बुआई तकनीक, स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए पपीता की नर्सरी तकनीक पर जानकारी, अपने प्रदेश में कोशी क्षेत्र के अधिकतर किसान जूट यानी पाट की खेती करते हैं। चूंकि अभी इसकी बुआई का उचित समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वो जूट की उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी बुआई उन्नत ढंग से करना चाहिए, तभी आपको इस फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जूट की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाए। तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं जूट अनुसंधान केंद्र जिला कटिहार के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से। किसान भाइयों, पाट की बुआई का समय आ चुका है। पाट दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक तोसा पाट, एक सादा पाट। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो तोसा पाट है उसकी खेती थोड़ा अच्छे, उसके लिए खेत अच्छा चाहिए और जो ऊपरी ज़मीन है उसी पे उसकी खेती संभव हो पाती है। जबकि सादा पाट की खेती और जो आंशिक जल जमाव वाली भूमियां हैं, निचली ज़मीन है या सूखे की परिस्थिति में भी तोसा पाट का उत्पादन अच्छा रहता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, और इसके लिए जरूरी है कि वो मिट्टी की जांच करके पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में कब देना है, आइए जानते हैं। उर्वरक प्रबंधन के लिए आप 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन मिट्टी हल्की है, कम उपजाऊ है, तो उर्वरकों की मात्रा थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इसको जो है आप 80-40-40 कर सकते हैं, यानी 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारी ज़मीन में कमी है, जिसमें जिंक एक प्रमुख है। तो जिंक की कमी फसल में ना आने पाए, उसकी बढ़वार अच्छी हो, तो आप बुआई के समय 20 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से भी जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे फसल आपकी अच्छी होगी। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है, और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। और आइए बात करते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों की, जो कि इस प्रकार से हैं। तोसा पाट में बहुत ही उन्नत प्रजातियां अधिक उपज देने वाली हैं। इसमें एक प्रजाति है JRO 204। नवीन से इसका उपज जो है कम से कम 5 कुंटल अधिक है प्रति हेक्टेयर की दर से, और ये 110 से 120 दिन में पक करके ये कटाई के योग्य तैयार हो जाती है। इसका रेशा भी बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त होता है। दूसरी प्रजाति है JRO 8432, या हम इसको सूर्या भी बोलते हैं, सूर्या के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उपज देने वाली है और 110 से 15 दिन में यह जो है रेशा के रूप में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अन्य भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। JRO 66 है, JRO 128 है,
JBC 5 है, ये सब प्रजातियाँ अच्छी नवीन प्रजातियाँ हैं और किसान भाइयों को इसके बारे में इनके बारे में जो है पता करें और जहाँ से भी इसका बीज चाहे केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कोलकाता से भी मिल सकता है, पाट अनुसंधान केंद्र कटिहार से भी इन प्रजातियों का बीज मिल सकता है। उन्नत प्रजातियों का चयन कर लेने के बाद इस फसल को शुरुआती अवस्था में रोग व कीटों से बचाने के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं बीज उपचार के बारे में। अब बीज दर की बात करते हैं। तोसा पाट में बीज दर 4 से 4.5 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि सादा पाट में यह बीज दर थोड़ा कम है, 3.5 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज दर लगता है। नाना प्रकार की रोग बीमारियों कीटों से व्याधियों से बचाने के लिए हम बीजों का उपचार करते हैं। तो बीजों का उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम या थीरम है, आप इसका 3 ग्राम दवा ले सकते हैं प्रति किलो बीज की दर से, और अगर दोनों का मिला करते हैं तो 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम बाविस्टिन ले करके इनसे बीजों का उपचार कर देंगे तो बीजों में शुरुआत के 1.5 से 2 महीने तक रोग कीड़ों के लगने की संभावना कम से कम हो जाती है। बीज उपचार कर लेने के बाद इस फसल की बढ़वार अच्छी हो और इससे भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए जरूरी है इसकी बुवाई वैज्ञानिक ढंग से की जाए। तो आइए इस बारे में जानते हैं। तोसा पाट की बुआई मार्च के आखिरी सप्ताह से अप्रैल भर की जा सकती है। अब बुआई की विधि की बात करते हैं। बुआई की विधि आमतौर पे हमारा जो उत्तरी बिहार है, कोसी क्षेत्र है, यहाँ के किसान छिटकवा विधि से बुआई करते हैं। लेकिन अगर बीजों को कतारों में बोया जाए, पाट के बीजों को कतारों से बुआई किया जाए तो उसका उपज अच्छा आता है, फसल अच्छी होती है, गुणवत्तायुक्त होती है और उसमें रोग और कीट व्याधियाँ कम आती हैं। कतारों में बुआई करने के लिए जो निर्जेफ्ट कोलकाता है उसके द्वारा विकसित किया गया एक मशीन है जिसे हम पाट जूट सीड ड्रिल बोलते हैं। जूट सीड ड्रिल जो मानव चालित है, इसको एक व्यक्ति जो है दिन भर में इस जूट सीड ड्रिल की मशीन से 1 एकड़ खेत की बुआई कर सकता है। तो इस प्रकार से महंगा भी नहीं है और कतारों में हो सकता है। पाट के जो पाट के कतारों से कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सिंचाई की जहाँ तक बात आती है, सिंचाई जो अगर आप मार्च अप्रैल में बुआई कर रहे हैं तो इसमें निश्चित है कि बुआई के पूर्व सिंचाई करना आवश्यक है। एक सिंचाई करके ही बुआई करें, इससे फसल का अंकुरण एक समान होगा। उसके बाद जो है यदि बरसात जो आपका मानसून के पहले की बरसात होती है, अगर हो जाती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक सिंचाई देना आवश्यक है और उसके अनुसार अगर ज़रूरत हो तो 10 से 15 दिन पे सिंचाई करते रहें। यदि बरसात हो जाती है तो इन सिंचाइयों को देने की आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हो तो 1 महीने बाद 20-25 दिन बाद प्रथम सिंचाई के बाद आप जो है एक हाथ से भी इसकी निराई करवा देंगे तो खरपतवार की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई पपीता की नर्सरी डालना चाहते हैं उनके लिए ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो वो पपीता के स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इसकी नर्सरी इस समय किस तरह से डालें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमर सिंह यादव। पपीता की नर्सरी तैयारी चल रही है, इसमें जो है नर्सरी किस तरीके से डालें, उसमें कौन कौन सी सस्य क्रियाएं करें जिससे कि जो है हमारी नर्सरी सही तरीके से तैयार, सही समय पर तैयार हो सके। पपीता की नर्सरी डालने से पहले उसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि प्रजाति के ऊपर ही फलत का पूरा दारोमदार होता है। इसलिए किसान भाई पपीता की नर्सरी डालते समय कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं।
किसान भाइयों, इसमें प्रजातियां दो तरीके की होती हैं। एक होती है उभयलिंगी प्रजातियां, एक होती है एक लिंगी प्रजातियां। उभयलिंगी प्रजातियों में एक विशेषता होती है कि उसमें हर पौधे से फल प्राप्त होता है, जैसे जो है कोरघनी है, सूर्या है, कोयम्बटूर 3 है, शंकर पपाया सेंटा है, और इसके अलावा एक वैरायटी नई जो आई हुई है ताइवान की वैरायटी है, उसको भी हम इसमें जो है हम प्रयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, जो एक लिंगी प्रजातियां होती हैं उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि आपका जैसे पूसा नन्ना है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, पूसा ड्वार्फ है। इन प्रजातियाँ जो है ये दिक्कत होती है कि हर प्रजाति से फल नहीं मिलता है किसान भाइयों, तो इसीलिए हम ऐसी प्रजातियों का चुनाव करते हैं जो है हर प्रजाति से फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। अब बात आती है पपीता की नर्सरी डालने हेतु क्यारी की तैयारी की, क्योंकि क्यारी की तैयारी अगर किसान भाई ठीक तरह से करते हैं तो बीजों का जमाव अच्छा होता है, साथ ही साथ उन्हें स्वस्थ पौध की भी प्राप्ति होती है। खेती तैयारी करने के लिए किसान भाई क्या करना पड़ेगा कि हम जो है 1 मीटर चौड़ी और लगभग 4 से 5 मीटर लंबी क्यारी तैयार करते हैं। उस क्यारी में जो है 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग बालू, 1 भाग खेत की उपजाऊ मिट्टी को लेकर के जो है लगभग 4-5 करीब 5 से 6 इंच मोटी तह बना लेते हैं। जो तह तैयार की है उस क्यारियों की मिट्टी को यदि हम उपचारित कर लेते हैं तो जो है उससे अच्छी क्वालिटी की जो है नर्सरी तैयार होगी। साथ साथ जो है सबसे दिक्कत आती है कि पपीता में हमारे जो है डंपिंग ऑफ लग जाता है। डंपिंग ऑफ को नियंत्रित करने के लिए हम मिट्टी का उपचार करना अति आवश्यक होता है। मिट्टी का उपचार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें जो है ट्राइकोडर्मा से हम जो है क्या करते हैं कि लगभग 100 केजी गोबर की खाद लेंगे और लगभग 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेकर के 10 से 15 दिन के लिए यदि उसको हम मिला के रख देते हैं और उसमें जो है जब उसमें फंगस फैल जाता है उस फंगस वाली खाद को अपने जो है पूरी क्यारी में फैला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पूरी क्यारी की मिट्टी जो है उपचारित हो जाती है। इसके बाद जो है हम बीज का उपचार भी करते हैं। बीज का उपचार करने के लिए कैप्टान या थीरम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति 100 ग्राम बीज से शोधित करने के बाद ही हम बीज की बुवाई करें। बीज की बुवाई करने से पहले किसान भाई को बताना चाहेंगे कि जो है उसको थोड़ा सा हल्का सा नमी रखते हुए यदि गीले कपड़े में बांध करके हल्का सा अगर रख देंगे कम से कम 7-8 घंटे के लिए तो उसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है और जर्मिनेशन जो है आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें खाद की। खाद कितनी डाली जाए। खाद हम आपको बता दें किसान भाइयों, लगभग जो है 10 से 15 ग्राम DAP पर स्क्वायर मीटर में और उसी तरीके से लगभग 10-12 ग्राम MOP पर स्क्वायर मीटर में हम जो है खाद का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ सड़ी गोबर की खाद जो है हम अपना प्रयोग किए हुए होते ही हैं। इसके बाद किसान भाई बताना चाहेंगे कि इसकी बुवाई किस तरीके से की जाए। बुवाई करने के लिए किसान भाई बताना चाहेंगे कि बुवाई इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम जो क्यारी में उसकी बुवाई करें 10 गुणे 10 सेंटीमीटर पर जो है हम बीज से बीज की बुवाई कर लेते हैं, जिससे कि हमको निकालने में दिक्कत नहीं होती है। साथ साथ ऊपर से क्या करते हैं लगभग 2-2.5 सेंटीमीटर गहराई बीज की बुवाई कर रखते हैं और ऊपर से हम जो है हल्का सा पत्ती वाली खाद या गोबर की छनी हुई खाद से उस जो है बीज को ढकते जाते हैं, जिससे कि मॉइस्चर हमारा कॉन्टैक्ट सही बना रहता है और बीज जो है सही तरीके से जनरेट कर जाता है। और इसके बाद किसान भाइयों ऊपर से देखते हैं कि हम जो है किसी पुआल से किसी से ढक देते हैं, जिससे कि हमारा सूर्य का प्रकाश सीधा ना पड़े, साथ साथ जो है उसमें नमी संरक्षित हमारी बनी रहे। इसके बाद उसमें हजारे से पहले सिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि जो है उसमें नमी बनी रहती है और जैसे ही पौधा जम के तैयार होता है तो उसको हटा के अलग कर देते हैं और पौधे जो है हमारी नर्सरी लगभग 30-35 दिन में बढ़िया तरीके तैयार हो जाती है। उसको पॉलीथीन बैग उसके नर्सरी से हटा करके पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऐसा पॉलीथीन बैग प्रयोग में लाते हैं जिसमें चारों तरफ से छेद बने होते हैं। उन छेद वाले पॉलीथीन बैग को लेकर के उसमें पौधा रोपित कर देते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों हम जो है लगभग 35-40 दिन में अपनी पौध लगाने को तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई पपीता की पौध पॉलीथीन बैग में तैयार करना चाहते हैं तो वो बैग में किस तरह से स्वस्थ पौधे तैयार करें, आइए जानते हैं। पॉलीथीन बैग में तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग बालू, 1 भाग खेत की उपजाऊ मिट्टी को लेकर के पूरा ढेर बना लेते हैं। उसी में जो है उसमें जो है ट्राइकोडर्मा वाली जो खाद मैंने तैयार की थी उसको भी उसमें मिक्स करके पूरा मिट्टी को उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद पॉलीथीन बैग भरते हैं। ऐसा पॉलीथीन बैग प्रयोग में लाते हैं जिसमें चारों तरफ छेद बने होते हैं, जिससे हम सिंचाई करने में दिक्कत नहीं आती है। उस पॉलीथीन बैग में भी हम जो है
लगभग 30-35 दिन में अपना उसी तरीके जैसे हमने नर्सरी में जो है बीज की बुआई की थी उसी तरीके से बीज की बुआई करके हम अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बात करें अगर गर्मा धान की तो खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा जो किसान भाई देर से रोपा किए हैं वे रोपा के 20 से 25 दिनों के बाद यूरिया का पहला भुरकाव तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। अगर खेत में खरपतवार की समस्या हो तो कोनो वीडर मशीन को 2 पंक्तियों के बीच में आगे पीछे करते हुए चला दें। इससे खरपतवार नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। साथ ही साथ मिट्टी के हल्का होने से वायु संचार की स्थिति में भी सुधार होता है। सही समय पर नवंबर माह में बोई गई गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, अतः किसान भाई इसकी कटाई का कार्य करें। वहीं अगर बात करें गरम मूंग की, जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तथा मिट्टी में अगर नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी हॉल्ट डेल्फिन बायोलेप दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, निमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। ऐसे मौसम में बकरियों में टीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर टीपीआर का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप से बचाएं तथा स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय के विनोद कुमार ने। आपने रोगी भेड़ों की पहचान और निदान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
कि भेड़ों में कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है और उनका इलाज कैसे कर सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम एक बीमार भेड़ को पहचानने के लिए आपको उसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो सामान्य पागुर करने की क्षमता है, उठने बैठने की क्षमता है, जो रिस्पॉन्स करता है, व्यक्ति करता है, वो सब असामान्य हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो सांस प्रति मिनट जो सांस लेता है वो ऐसे 20 से 30 बार वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50 से 60 तक हो सकता है। उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, वो बढ़ के 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तक हो सकता है ये। इसके अलावा जो उनका पागुर करने के समय जो उनका रूमेन मूवमेंट होता है वो अक्सर 5 मिनट में 3 बार देखने को मिलता है, लेकिन बीमार पशुओं में ये रूमेन मोटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, 8 से 10 बार हो जाता है। तो इस तरह से इसके आप इसकी देखकर, चमड़े का मुलायमपन, चमक देखकर आप ये समझ सकते हो कि जानवर रोगी है या फिर नॉर्मल है। तो एक बार आपको ये पता चल जाए कि जानवर रोगी है तो आप उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए कि कौन सी बीमारी है, इसके लिए आपको रोग जानने की ज़रूरत है। तो सबसे प्रमुख जो बीमारी है भेड़ में, उसमें निमोनिया सबसे प्रमुख है। निमोनिया ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, यानी जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। और कभी कभी जब दवा पिलाई जाती है जानवरों को और आप उसका जीभ पकड़ के उसके मुंह में अंदर जब दवा डालते हैं, तब दवा गलती से उसके फेफड़ों की तरफ चली जाती है और वो निमोनिया की एक वजह हो सकता है। तो जब भी निमोनिया होगा उसका सांस लेने का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50-60 पर मिनट तक चली जाती है, जो सामान्यतः 20 से 30 होना चाहिए। नाक से अत्यधिक स्राव होता है, तेज बुखार हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है और ये मोर्टलिटी जो भेड़ों में है 20 से 40% मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर निमोनिया की वजह से ही होता है भेड़ों में। तो एक बार जब आप निमोनिया का पता कर लेते हैं तो इसका इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बेसिकली हम लोग, और किसी अच्छे पशु डॉक्टर से सलाह लेकर आप एंटीबायोटिक चलाएं, और खासकर पेनिसिलिन और एम्पिक्लॉक्स ये अच्छी दवाएं मानी जाती है जो निमोनिया के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आम बीमारी जो अक्सर देखने को मिलता है वो एफएमडी है, जिसे हम लोग मुंह पका खुर पका रोग कहते हैं। तो एफएमडी बड़े जानवरों में भी होता है, बहुत नून बीमारी है ये, और इसमें जो खुर होते हैं और जो उसके जो मुंह होते हैं उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लंगड़ाहट होती है। इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और एंटीबायोटिक्स और पोटेशियम पार्मेनेट से उसके माउथ को वॉश करने से, खुर को साफ करने से उसको आराम मिलता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने से लाभ, गन्ने की फसल को हानि पहुंचाने वाले बेधक कीटों का रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।